नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार और में आपका स्वागत है। आज 1 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। 12वीं बोर्ड परीक्षा पर फिर टली सुनवाई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस AM खनविलन व जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच ने मामले को 3 जून तक के लिए टाल दिया है। NIA में विभिन्न पदों पर भर्तियां। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम की विभिन्न पदों पर भर्तियां की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जी हां, इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी NIA की आधिकारिक वेबसाइट www.nia.gov.in पर जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ ही नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 10 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 25 मई तक है और आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2021 तक की है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में कई पदों पर नौकरियां। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने इलेक्ट्रीशियन के पदों पर भर्तियां के नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी HCL की आधिकारिक वेबसाइट hindusthancopper.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 21 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ अभ्यर्थी का 4 साल काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 की है और साथ ही वेबसाइट में जाके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश में 50 दिन बाद सबसे कम 1,52,734 नए मामले। भारत में 50 दिन बाद 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे कम 1,52,734 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 2,80,47,534 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या की कम होने के साथ ही 20,26,092 हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 3,128 लोगों के संक्रमण से मौत से मृतक संख्या बढ़कर 3,29,100 हो गई है। साथ ही मंत्रालय ने बताया कि रोजाना नमूनों के संक्रमित होने के साथ ही 9.07% है और इसी को लेकर 7 दिनों में 10% से भी कम बनी है। बिहार में थमने लगी दूसरी लहर, सभी जिलों में मिले 100 से कम नए केस। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है। जी हां, रविवार को 1,04,94 सैंपलों की जांच में सिर्फ 1,475 नए संक्रमित मिले हैं। सिर्फ पटना जिले में 100 से अधिक 161 नए मरीज मिले हैं, जबकि अन्य सभी जिलों में नए संक्रमितों का आंकड़ा 100 से कम हुआ है, जिनमें 17 जिलों में 50 से भी कम और 8 जिलों में 10 से भी कम नए केस पाए गए हैं। संक्रमित के साथ ही दर 1.47% रह गई, जबकि रिकवरी दर बढ़कर 96.67% हो गई है और जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या में 18,337 के साथ ही रह गई है। बिहार में 8 जून तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना के घटते ग्राफ को देखते हुए CM नीतीश कुमार ने प्रदेश में लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला ले लिया। यह फैसला अगले 7 दिनों तक के लिए लिया गया है, यानी बिहार में अब 8 जून तक लॉकडाउन रहेगा, जिसकी जानकारी सुबह के मुखिया नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है। CM ने लिखा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 हफ्ता अर्थात 8 जून 2021 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक के लिए छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। लोग 2 बजे तक अब दुकानों पर जाकर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही अनिवार्य है। इस दौरान पुलिस बलों की भी निगरानी रहेगी। यास से संबंधित हुआ गांधी सेतु के पूर्वी लेन का निर्माण। कोरोना की दूसरी लहर से गांधी सेतु के पूर्वी लेन का निर्माण कार्य पहले से ही बेहद धीमा हो गया। जी हां, रही सही कसर यास तूफान और उसके साथ हुई चक्रवाती बारिश ने पूरी कर ली। पिछले 3 दिनों में 3 से भी ज़्यादा लगभग बंद हो गया है और इसमें मानसून आने के पहले अब नदी पाट का काम पूरा नहीं हो पाया है और इस क्षेत्र में बचे कार्य को पूरा करने के लिए 5 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। बरसात के बाद दिन के दिनों में साथ ही फैले पानी की सूखने के बाद ही काम दोबारा हो पाएगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी होगी। नदियों के बढ़ते जल स्तर से गहराने लगा संकट। तूफान के कारण बिहार में बारिश ने जोरदार तरीके से दस्तक दे दी। जी हां, वही मानसून के आगमन से पहले ही सुबह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी अब आम लोगों को चिंता का कारण बन गया है। गंडक, कोसी, बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों को संकट में डाल दिया है। कई अन्य नदियों के जलस्तर बढ़ने से परेशानी का सामना करना पड़ा है। बिहार में दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी, सुपौल समेत कई जिलों के लोग नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हो चुके हैं। लगातार बारिश के कारण बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जी हां, भारी बारिश के कारण मधेपुरा के साथ ही मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र से होकर बेनीपट्टी के होते दरभंगा तक बहने वाली अधवारा समूह की सहायक नदी धौस के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो गई है। बिहार में भी प्रयोगशाला स्थापित करेगा कृषि विभाग।
जैव कीटनाशी एवं जैव उद्यान नमूनों की जांच के साथ अब बिहार में कराने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, इसके प्रयोगशाला की स्थापना के साथ कृषि विज्ञान प्रस्ताव जल्दी से ही तैयार करेगा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस संबंध में कृषि सचिव को दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ ही कृषि विश्वविद्यालय में से इसकी मदद ली जाएगी। सभी कीटनाशी एवं जैव उद्यान के नमूनों को विश्लेषण के लिए हैदराबाद भेजा जाता है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रयोगशाला की स्थापना राज्य में कराने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रस्ताव मिलते ही इसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। डगमरा पनबिजली परियोजना का रास्ता साफ। राज्य कैबिनेट की अगली बैठक में करीब 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमरा पनबिजली परियोजना को मंजूरी मिल सकती है। साथ ऊर्जा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार करने में जुटा है। इस परियोजना को केंद्र सरकार से स्वतंत्र मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों यह परियोजना के प्रेजेंटेशन और विशेषज्ञों के द्वारा बनाए गए डिजाइन को देखकर संतोष जताया है। साथ ही डगमरा परियोजना के निर्णय को लेकर राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने लगातार केंद्र सरकार से बातचीत रखी है। पिछले लंबे समय से डगमरा परियोजना अपनी परियोजना लागत को निर्माण स्थल को लेकर विवादों में चल रहा था। नेपाल की सीमा के नजदीक होने से अंतर्राष्ट्रीय समस्या के कारण भी ये अटक गया। अब सभी विवादों में से छुटकारा मिल गया है। ग्रामीण डाक सेवकों की मौत पर मिलेगा 10 लाख मुआवजा। कोरोना के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी हां, कई ग्रामीण डाक सेवकों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। ऐसे में डाक विभाग ने अहम फैसला लिया कि कोविड-19 से निधन हुए ग्रामीण डाक सेवकों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस संबंध भागलपुर प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर सुनील कुमार सुमन ने बताया कि डाक निदेशालय के निर्देश की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। मुआवजा संबंधी नोटिफिकेशन प्राप्त होने पर परिजनों की ओर से आवेदन आने पर मुआवजा राशि मिलेगी। सभी एफिलिएटेड कॉलेज बनेंगे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। प्रदेश में अब अगले 15 साल तक किसी भी नए कॉलेज को संदर्भता नहीं दी जाएगी। यहां तक कि पुराने कॉलेजों की संदर्भता का नवीनीकरण भी नहीं होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग एक अहम निर्णय लेने जा रहे हैं। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय को संदर्भता देने का अधिकार खत्म किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत अब प्रत्येक संदर्भता प्राप्त कॉलेज संस्थान के रूप में काम करेगा। शिक्षा विभाग इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करने जा रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के सूत्रों के मुताबिक नई शिक्षा नीति को राज्य सरकार प्रभारी रूप से नए शैक्षणिक सत्र को लागू करने जा रही है। नई शिक्षा नीति चरणबद्ध ढंग से प्रभारी की जानी है। फिलहाल अगले कुछ सालों में समूचे संबद्धता प्राप्त कॉलेज संबंध न होकर पूरी तरह से स्वायत्त हो जाएंगे। कोरोना घटा, तत्काल टिकट के लिए शुरू हुई महामारी। कोरोना का कहर कम होने के बाद एक बार फिर से प्रवासियों का पलायन शुरू हो गया। जी हां, दूसरे राज्यों में जाने वाली ट्रेनों में महामारी शुरू हो गई है। ट्रेनों में टिकट उपलब्ध नहीं है। लंबी वेटिंग देखकर अब यात्री तत्काल टिकट का उपाय देख रहे हैं। इसके लिए वे सुबह से रिजर्वेशन काउंटर के बाहर जमे रहते हैं। कई तो रात में ही वहां आकर सो जाते हैं। सबसे अधिक महामारी मुंबई व अमृतसर की ट्रेनों में पाई जाती है। वहां कंपनी व अन्य जगहों पर कार्य करने के लिए श्रमिकों को सबसे अधिक कंपनी की ओर से बुलाया जाता है। इनके लिए टिकट की व्यवस्था करवाई जाती है। वहीं अधिकांश को खाते में पैसा भेजकर बुलवाया जा रहा है। वाणिज्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की कमी को देखकर यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। टूटेगी कई सालों की परंपरा, नहीं भेजा जाएगा उपहार। मुजफ्फरपुर की शाही लीची राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजने के लिए कई साल से परंपरा चलती आ रही है। कोरोना संकट के बीच इस बार दशकों के बाद ऐसा होगा कि जिले की शाही लीची की खुशबू राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास में नहीं महकेगी। कोरोना के भयावह रूप से लॉकडाउन के मद्देनजर इस बार राष्ट्रपति के साथ ही प्रधानमंत्री आवास पर शाही लीची नहीं भेजी जा रही है। मई माह खत्म होने पर अभी तक कैबिनेट सचिव की ओर से शाही लीची राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आवास भेजने को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं जिले में आई है। प्रत्येक साल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लीची भेजने के लिए व्यापक तैयारी की जाती थी। लीची में लाली आने के साथ ही कृषि उद्यान विभाग बाग चयन कर लेते थे। फिर इसकी निगरानी की जाती थी। खाने लायक होते ही लीची को तोड़कर पैकिंग की जाती है। रेफ्रिजरेटर वैन से लीची को सड़क मार्ग से दिल्ली भेजी जाती है। पिछले साल से कोरोना का खौफ बना हुआ था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए लीची देकर लौटे परियोजना उपनिदेशक महात्मा विनोद कुमार की तबीयत बिगड़ गई और कोरोना जांच में भी पॉजिटिव पाए गए थे। राहुल सहनी पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण पुलिस के लिए सिरदर्द में कुख्यात बदमाश राहुल सहनी रविवार को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के नॉर्थ गोबरडंगा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। जी हां, उसके पास रंगदारी मांगने प्रयुक्त सेल फोन भी मिला है। एसपी नवेंद्र चंद्र झा ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि उसे लाने के लिए पुलिस टीम भेजी गई थी। पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर मोतिहारी लाएगी। साथ ही राहुल सहनी पिपरा कोटी थाना क्षेत्र के डेगरा विशुनपुर के साथी गांव के निवासी। इसके खिलाफ जिले के कई थानों में हत्या, डकैती, लूट और रंगदारी के दर्जन भर मामले पाए जाते हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए गठित SIT लगातार छापेमारी कर रही थी। बंगाल में रहने की सूचना पर पुलिस टीम भेजी गई थी, जहां से पकड़ा गया उसकी निशानदेही पर जिले में छापेमारी जारी है। आक्रोशित दुकानदारों ने किया पुलिस पर हमला। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले रोकने को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बंदिशों के दौरान पुलिस शक्ति से पेश आ रही है। बेगूसराय में व्यापारी गाइडलाइन का पालन करने में तैयार नहीं है। फिलहाल रविवार को पुरवरिया थाना क्षेत्र के
आलू चट्टी रोड में लॉकडाउन के अनुपालन में सख्ती बरतने पर आक्रोशित दुकानदारों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस गश्ती टीम पर जानलेवा हमले पर उतार स्थानीय दुकानदारों व सब्जी विक्रेताओं के तेवर से स्थिति तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। थाना अध्यक्ष के मौके पहुंचने के बाद आधे घंटे के बाद पुलिस व स्थानीय दुकानदारों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। इस संबंध में फुलवरिया थाना अध्यक्ष सुमंत कुमार चौधरी ने बताया कि दोषी कार्रवाई व फूड दुकानदारों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। साइकिल गर्ल के पिता की हार्ट अटैक से मौत। बिहार के दरभंगा की रहने वाली साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के पिता मोहन पासवान का निधन हो गया। जी हां, जानकारी के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान ज्योति अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर बिहार के दरभंगा पहुंची थी। उनके इस कदम की वजह से ज्योति साइकिल गर्ल के नाम से चर्चित हो गई थी। साथ ही बताया जाता है कि जिस समय ज्योति अपने पिता को गांव लेकर आई, उनके पिता की तबीयत खराब चल रही थी। इसकी वजह से ज्योति उन्हें साइकिल से घर ले जाने का फैसला लिया था। करीब 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से उन्होंने करीब 8 दिनों में पूरा किया। उसके बाद से परिवार यही रह रहा था। इसी बीच सोमवार को ज्योति के पिता की मौत हो गई। 2.30 लाख चुकाने के बाद भी अस्पताल ने रोका शव। दरभंगा आपदा को अवसर बनाने से निजी अस्पताल प्रबंधक नहीं चूक रहा है। अलपट्टी स्थित एक अस्पताल में बीती रात बरेली के 35 साल के एक युवक की कोरोना से मौत हो गई। परिजन ने जमीन बेचकर अस्पताल का 2.30 लाख रुपए दिया था। बाकी के 66,000 रुपए की व्यवस्था परिजन नहीं कर पाए थे। वैसा पैसा नहीं मिलने के बाद अस्पताल ने लाश को रोक दिया। जी हाँ, इससे पहले पटना के निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर 6 लाख रुपए ऐंठ लिया गया था। वहां पर खर्च देख परिजन मरीज को लेकर यहाँ आए थे। इलाज के दौरान देर रात युवक ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधक ने करीब 3 लाख का बिल परिजनों को थमाई। बताया जाता है कि जमीन बेचकर 2 लाख रुपए चुकता कर दिया गया था। झारखंड में अनलॉक के मूड में सरकार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जूझ रहे झारखंड के लिए खुशखबरी की खबर। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि जन सहयोग से राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। आप सभी ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान काफी सहयोग किया है। उनका ध्यान जीवन और जीविका दोनों पर है। ऐसे में अब अनलॉक 1 कैसा है ताकि किसी को परेशानी न हो और कोरोना की चैन तोड़ने में हम सभी सक्षम हो रहे हैं। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन ने आम लोगों से ट्विटर पर राय मांगी ताकि सरकार उन सुझावों के अनुरूप निर्णय ले सके। कोविड से अनाथ हुए बच्चे को मिलेगा 1,500 रुपए प्रति माह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कल ट्वीट कर कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सहायता योजना की घोषणा की। कोरोना काल में माता पिता यानी दोनों अभिभावकों को गंवाने वाले बच्चों को राज्य सरकार प्रति माह 1,500 रुपए देगी। बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की उम्र तक उन्हें यह आर्थिक मदद मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। योजना में यह भी प्रावधान है कि माता पिता में यह भी किसी एक को गंवाने वाले नाबालिग भी इस आर्थिक सहायता के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में बताया कि अनाथ हुए बच्चियों का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। जिन अनाथ बच्चों के अभिभावक नहीं है उनकी देखरेख बाल गृह में कराई जाएगी। गंडक में उफान से 2000 एकड़ तरबूज व सब्जी नष्ट। पश्चिम चंपारण तूफान के कारण 2 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण दियारे के करीब 2000 एकड़ तरबूज एवं सब्जी की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को हजारों रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। लॉकडाउन के कारण तैयार फसल भी खेतों में पड़ी थी। प्रखंड प्रमुख यशवंत नारायण यादव ने बताया कि किसानों को भारी क्षति हुई है। सरकार को अविलंब मुआवजा देना चाहिए। ई रिक्शा से जाता था चोरी करने 4 शातिर चोर गिरफ्तार। शास्त्री नगर पुलिस ने महंगे और बड़े फ्लैटों में चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। जी हां, पुलिस ने गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ई रिक्शा से वारदात करने जाते थे। वहीं चोरी के बाद वे चोरी के सामान को ई रिक्शा पर लाद कर फरार हो जाते थे। बदमाश खाली फ्लैटों की टूटी पर चुरा लेते थे और साथ ही पुलिस के आरोपितों के साथ निशानदेही पर चोरी का काफी सामान बरामद किया गया। फिलहाल मामले की जांच छुटी जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी से पुलिस ने गत दिनों फ्लैटों में चोरी की कई वारदातें सुलझा ली है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे पहले फ्लैट की रेकी करते थे, बाद में रात के वक्त ई रिक्शा पर सवार होकर वहां से जाते थे। चोरी का सामान ई रिक्शा पर लाद कर फरार हो जाते थे। ई रिक्शा पर जाने से लोगों को उन पर शक नहीं होता था। बिहार में पेंशनरों को मिली बड़ी राहत। अब पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र के लिए अब भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, इसके लिए बार बार डाकघरों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें घर बैठे जीवित प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इन निर्णय से पेंशनरों को काफी राहत मिली। भागलपुर, बांका सहित सूबे के सभी डाकघरों में पेंशनरों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। उन्हें घर बैठकर डाकघरों के माध्यम से अपना जीवित प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पहले की तरह उन्हें डाकघरों में प्रमाण पत्र के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आसानी से उन्हें पेंशन भी मिल सकती है। डाक विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रमाण पत्र को हासिल करने के लिए पेंशनर अब नजदीकी डाकघर या अपने क्षेत्र के डाकिए के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं। इसके लिए 70 रुपए का शुल्क रखा जाएगा। इसके साथ संबंधित विषय के साथ ही स्वयं ही प्रमाण पत्र पेंशन के घर पहुंच जाएगा। पेंशनर को यह सुविधा डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी।
बिहार में मानसून की पहली बारिश 13 को पूर्णिया में संभव। बिहार में चक्रवात यास का प्रभाव खत्म हो गया है। हालांकि इसके प्रभाव से हुई बारिश के बाद नमी की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है, जो गर्मी बढ़ाने पर वज्रपात के लिहाज से काफ़ी खतरनाक है। वहीं पूर्णिया के रास्ते बिहार में 13 जून को मानसून के पहुंचने का आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से पिछले साल मानसून के बिहार में प्रवेश के नामक समय में बदलाव किया गया था। इसके लिए सूबे में 4 ग्रिड पॉइंट तय किए गए थे। इस अनुसार पहले मानसून की पहली बारिश पूर्णिया में 13 को, जबकि पटना और गया में इससे 16 को पहुंचने का आसार है। छपरा में 18 को मानसून की पहली बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा के अनुसार यास चक्रवात की वजह से मानसून के प्रसार में तेजी आई है। 1 से 2 दिनों में इसके केरल तट पर टकराने का आसार है। आज है वर्ल्ड मिल्क डे। दुनिया भर में आज यानी 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसका मकसद बस एक ही रहता है कि लोगों को इसका महत्व बता के इसे डाइट में खास तौर से शामिल करना होता है। दूध हमारे आहार का कितना ज़रूरी हिस्सा है और इसके सेवन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में बताना और लोगों को जागरूक करना है इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि दूध बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ ये हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। यह एक शुद्ध तत्व है जो प्रतिदिन 1 गिलास दूध पीने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी में सुधार लाता है। यह हर बीमारी को दूर रखता है। भारत में 26 नवंबर को दूध दिवस मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानता है और 2001 के बाद ये हर साल 1 जून को इस दिन को मनाया जाता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे हैं उनके नाम है जाकुर, अब्बुल और मनीष। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपके नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की, और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। क्या राज्य में अब हालात सामान्य हो रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।